बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते की बात करें अगर तो जो KSE 100 इंडेक्स है उसमें आपकी जो वॉल्यूम है वो देख रहे हैं आपके सामने है। जो इससे पिछले वीक गुजरते रहे हैं ये तो 8 सितंबर वाला वीक था जो पीछे खत्म हो चुका है। पिछला सेशन जो था 1 वीक का, उससे पिछला जो वीक था वो 1 सितंबर वाला था, उससे पिछला 25 अगस्त वाला था और उससे पिछला 18 अगस्त वाला था और उससे पिछला 11 अगस्त वाला था। तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि कैसे बतदरीज कम हुए हैं वॉल्यूम। 11 अगस्त वाले में 206 मिलियन थे, उसके बाद 115 मिलियन, फिर 102 मिलियन, फिर 107 मिलियन और जो लास्ट वीक था उसमें तकरीबन 70 मिलियन के वॉल्यूम जो हैं एवरेज में डेली बेसिस पे वो ट्रेड हुए हैं। तो एक तो इसमें जो था वो पूरे वीक में आपका जो प्रेशर रहा है वो डॉलर का है। डॉलर का इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में फर्क जो था तकरीबन 1.25% रहा है पिछले हफ्ते के लास्ट में आके फिर डॉलर कुछ जो है वो रुपए ने स्टैंड किया है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि डॉलर की क्या और रुपए की क्या हालत थी डॉलर के मुकाबले में। और जो इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन रही है पिछले हफ्ते के मुकाबले में, यानी कि 1 सितंबर के मुकाबले में जो 8 सितंबर वाला वीक रहा है उसमें तकरीबन 29%, 30%, 30% तकरीबन वो कम पार्टिसिपेशन शो की है इन्वेस्टर ने। और पिछला पूरा हफ्ता देख लें, जैसी बाइंग सेलिंग थी वो आपके सामने थी। और वजह वही है कि निगरान हुकूमत जो है वो एज जो है वो रिफॉर्म्स पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप देख लें सेक्टर वाइज, तो सबसे ज्यादा जो बैंक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 1.2 मिलियन की, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 0.7 मिलियन, उसके बाद अदर सेक्टर है 0.5 मिलियन, उसके बाद टेक्सटाइल में 0 और मार्केटिंग कंपनीज में 0। फॉरेन इन्वेस्टर को यह भी पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी होंगी वो बैंक्स होंगे, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जारी बात है बैंक्स को फायदा होगा। इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल से जो ज्यादा बाइंग है वो ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में ही की है। हफ्ते की बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें, जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं और ये पूरी वीक के हैं। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस सेक्टर है सबसे वो बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंकों ने जो है वो पूरा हफ्ते में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस जो दी है, तकरीबन 107 पॉइंट जो कंट्रीब्यूट किए हैं उन्होंने एवरेज। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 94 पॉइंट के साथ, बैंक्स 76 और पावर 74 पॉइंट। मोस्ट एक्टिव सेक्टर की बात करें तो एक्टिव सेक्टर में जो है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 11 मिलियन के साथ, सीमेंट 10 मिलियन, पावर 10 मिलियन, बैंक्स 10 मिलियन और रिफाइनरी 7.6 मिलियन। एक्सप्लोरेशन कंपनियां और मार्केटिंग कंपनियां नुमाया रही हैं हफ्ते में पॉइंट कंट्रीब्यूट करने में, जिन्होंने तकरीबन पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट बैंक ने तकरीबन 107, एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 94 और मार्केटिंग कंपनी ने तकरीबन 78 पॉइंट जो है कंट्रीब्यूट किए हैं हफ्ते में। मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करें तो MLCF सबसे आगे 1.8 मिलियन, कैपको 1.5 मिलियन, PPL 1.5 मिलियन, OGDC 1.1 मिलियन और सिनर्जी 1.1 मिलियन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लें कैसी है, पूरे वीक में देख लें। बस आखिरी दिन आके जो है उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, वो भी मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में है। उससे भी देख लें, पहले सब जो है माइनस में है। सिर्फ 7 सितंबर को 0.4 मिलियन किया है और 8 सितंबर को 1.4 मिलियन किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मोस्ट एक्टिव सेक्टर और मोस्ट एक्टिव स्टॉक में देख लें आप, ऊपर जो है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स हैं। एक्सप्लोरेशन कंपनीज 11 मिलियन, सीमेंट 10.8 मिलियन, पावर 10.4 मिलियन, बैंक्स 10.2 मिलियन और रिफाइनरी जो है 7.6 मिलियन। और मोस्ट एक्टिव स्टॉक में MLCF, कैपको, PPL, OGDC और सिनर्जी। बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक है 107 पॉइंट के साथ, एक्सप्लोरेशन कंपनी 94 पॉइंट के साथ, मार्केटिंग कंपनी जो है वो 77 पॉइंट के साथ, बैंक्स 76 और पावर 74। वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सबसे आगे है -11 पॉइंट, अदर सेक्टर -7.2 पॉइंट्स, ऑटोज -4.2, शुगर -4.1 और पेपर -3.9। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखें तो DAWH 102 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है उसने, PPL 84, एंग्रो 57, MEBL 52 और हपको ने 46। वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक की बात करें तो BAHL -43, लॉक -36, इंडस मोटर -16 और पोल -14, HMB -11। डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो डॉलर का जो रेट था ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में, उसके फर्क को तकरीबन काफी हद तक जो है कम किया जा चुका है। और स्टेट बैंक भी कुछ रिफॉर्म लेके आ रहा है, बल्कि रिफॉर्म जो उसकी मंजूरी दे चुका है जो एक्सचेंज कंपनियों को लेके, उसमें भी बेहतरी लाई जा रही है ताकि ये डॉलर की जो
ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त है इसको कंट्रोल किया जा सके। और ईसीसी ने मंजूरी दे दी है मार्केटिंग कंपनियों को, डीलर्स हैं कि मार्जिन में जो इजाफा किया जा चुका है उसमें तकरीबन उन्होंने जो मार्केटिंग कंपनियां उन्होंने ₹1.87 पर लीटर और जो डीलर्स हैं उनको 1.64 पर लीटर के हिसाब से जो है वो इजाफा करने की मेरे ख्याल से मंजूरी दे दी है, जिससे एक तो पेट्रोल और थोड़ा बढ़ेगा तकरीबन ₹1-2 और उसके अलावा जो है महंगाई में भी इजाफा होगा। तो स्टेट बैंक के रिजर्व की बात करें तो वो तकरीबन कम हो गए हैं $70 मिलियन के, और बाकी जो है वो तकरीबन 7.7 बिलियन के रिजर्व जो है वो स्टेट बैंक के पास हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो उनको रिजर्व जो है उनके रिजर्व तकरीबन $26 मिलियन के जो वो ज्यादा हुए हैं, उनमें इजाफा हुआ है $26 मिलियन का। और कुल मिला के स्टेट बैंक के रिजर्व और कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व वो कुल मिला के तकरीबन 13.1 बिलियन के हो गए हैं। तकरीबन ये 2 माह के लिए काफी है आपकी इंपोर्ट के लिए। आने वाले अगर हफ्ते में देखें तो 200 पॉइंट जो है वो इजाफा होने की उम्मीद है तकरीबन आपके इंटरेस्ट रेट में। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये ठीक है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट होगा इससे। उसके बाद उन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनके पास कैश अपनी ज्यादा है और उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से कोई लोन नहीं लिया हुआ, वो कंपनियां जो है वो मूव आपको दे सकती हैं और वो ऐसा जितना प्रेशर भी नहीं लेंगी इंटरेस्ट रेट का। लेकिन ये चीज बायर को कौन समझाएगा, सेलर को कौन समझाएगा? जब मार्केट प्रेशर लेगी तो किसी ने नहीं देखना कि एंग्रो के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। आम जो आपका डे ट्रेडर है या इंडिविजुअल्स हैं वो फंडामेंटल्स की तरफ इतना नहीं जाते और ना रिसर्च करते हैं। किसी को नहीं पता एंग्रो के पास कितना पैसा पड़ा है, टीआरएल के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कैश फ्लो क्या उनका, उनके पास कैश कितनी है, उन कभी किसी ने नहीं देखा। फाइनेंशियल रिजल्ट कभी किसी ने नहीं देखे। तो जब मार्केट लेगी, इंडेक्स आपका लेगा प्रेशर, तो तमाम स्टॉक भी प्रेशर लेंगे, जैसा कि मेरा मानना है। बाकी क्या होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। इफर्ट को देखें अगर तो इसकी अनाउंसमेंट देखें और साथ में डिविडेंड देखें तो डिविडेंड उन्होंने वैसे भी अंगूर वाले रंग में दिया हुआ है, ग्रीन कलर में, यानी कि इसका मतलब ये है कि फायदा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, फल मिल रहा है आपको। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक पौधा लगाया इन्वेस्टमेंट का, उसके ऊपर आपको फल मिल रहा है, अंगूर मिले हुए हैं। तो ये इफर्ट को देख लें, अंगूर काम है, सारा गुच्छे लटक रहे हैं। तो तमाम इन्होंने डिविडेंड बहुत से अनाउंस किए हैं, देख लें 40% तकरीबन मेरे ख्याल से ₹4 बनता है, 30% ₹3, ₹5, ₹6, ₹20, ₹2 यानी कि ₹4, 5, 4, 4, 4, 3.5। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी की जा सकती है। इफर्ट का मैंने आपको तकरीबन पूरा हफ्ता बताता रहूंगा, ये अपने 52 वीक लो में चल रहा है, तो इसे अपने पास रखें। इसकी मैंने आपको बाय रेंज में बता दी थी कि तकरीबन 75, 76, 77 जिधर मिलता है आप इसको अक्यूमुलेट करें थोड़ा थोड़ा करके और इसे अपने पास जमा करें। अभी ये नीचे चल रहा है 52 वीक लो पे। एंग्रो के फंडामेंटल्स आपको पता है कि स्ट्रांग है, ठीक है सब कुछ एंग्रो का, और बहुत सी जगहों पे काम कर रहा है एंग्रो। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें एंग्रो ने एंट्री ना ली हो, जिसमें एंग्रो के शेयर्स ना हो और एंग्रो की होल्डिंग ना हो। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस है इफर्ट आगे 10-20 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए। वैसे भी आपने स्टॉक को होके एक स्टॉक में तो 2-2 महीने तो बैठना होता है। मुझे ऐसे भी बंदे हैं जो कई स्टॉक्स में, दाऊद फार्म मोटर में, डीएफएमएल में, उसके बाद टीआरजी में, और उसके बाद कई और स्टॉक्स में 2-2, 3-3 माह जो है स्टॉक हो गया। तो उस 3 माह स्टॉक होने से ये अच्छा नहीं है कि बंदा इफर्ट में जो है वो इन्वेस्ट करके बैठे और इसके ऊपर जाने की जो है इंतजार करे। इतनी देर में तो इसने ऊपर चला भी जाना है। वैसे भी ये अपने ठीक रेट्स पे देख लें, लो इसका देखें और एवरेज देखें 72 पे और हाई देखें तो 102 से ऊपर है ये। तो मेरे ख्याल से भी ये 75, 76, 77 जो है ये इसका अच्छा लेवल है इसको बाय करने के लिए। और वैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश इन हैंड ज्यादा करें। अभी जो कल परसों अगर अल्लाह करे कि मूव बनाए इंडेक्स ऊपर का, अगर मूव बनाता है तो अपने जो स्टॉक्स हैं उनको रिलीज करें और कैश इन हैंड करें। और तकरीबन 13-14 तारीख को जाके जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आनी है, उधर जाके फिर डिप में जाएंगे ये सब भी। ऑलरेडी ये इफर्ट चल रहा है 52 वीक लो पे, तो उधर जाके हो सकता है ₹1-2 की और नीचे हमें दे डिप, तो उधर जाके इसको बाय करना मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब रहेगा। उसके बाद सिस्टम को देखें, बहुत देर से मैं कह रहा हूं आपको कि सिस्टम अपने पास रखें, लेकिन जब ये गया था ऊपर तकरीबन 470 पे, 460 पे, तो मैंने किसी को नहीं कहा था कि इसको बाय करें। मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, मैं ये कह रहा था कि अच्छा स्टॉक है लेकिन इसको बाय करना चाहिए जब ये 430 के नीचे हो। तो अभी ये रिसेंटली मूव कर रहा है 426, 425, 430 तक। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टाइम है इसको लेने के लिए। और अगर आपने 1-2 दिन और वेट करना है तो देख लें 13-14 तक, जो इसने डिप देनी है, नीचे की मूव देनी है, लास्ट इसने हमें लो दिखाना है वो दिखा ले। वैसे ये 430 से नीचे अच्छे प्राइस पे है, इसको लिया जा सकता है।
ऊपर की मूव आपको पता है ये बनाया जाता है 475 470 तक। वैसे मैं प्रेफर करता हूं सिस्टम को कि जब इसने मूव देनी होती है एक दिन में 10 15 20 रुपए की मूव दे जाता है आपको, आप डूबे भी हो तो किनारे लगा जाता है आपको। तो मेरे ख्याल से सिस्टम अपने पास रखें। इसकी प्राइजेस भी ठीक है, अभी 400 तकरीबन 28 25 26 तक इसको लें और एक्यूमुलेट करें 435 तक। इंशाल्लाह जब ये 475 की मूव देगा, ये इंडेक्स ऐसा ही नहीं रहना, अभी ये इंटरेस्ट रेट के बाद इंशाल्लाह ऊपर की मूव देगा तो उधर जाकर फिर इसको 450 के ऊपर रिलीज करें। वैसे अगर देखें तो फंडामेंटल्स ठीक है सिस्टम के, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहा है और अंदर भी काम कर रहा है, वैसे भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको पता है जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का है, तो मेरे ख्याल से सिस्टम एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और बाकी उन स्टॉक में आप सरमायाकारी कर सकते हैं जिनके पास अपना कैश ज्यादा है और जिन्होंने अपने बैंक्स के लोन नहीं देने, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो उनके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।